everyone. I am Rekha Mehta and you are watching Physics Online Education. Students, in this video we are going to understand the topics of classical mechanics and theory of relativity, and these topics are conservation theorem for linear momentum of a particle, conservation theorem for angular momentum of a particle, energy conservation theorem for a particle. So let's begin with conservation theorem for a linear momentum of a particle. इसकी स्टेटमेंट क्या है इस थ्योरम की? इफ टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज जीरो देन इट्स लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व। तो स्टेटमेंट क्या बताई मैंने कि इफ टोटल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज जीरो, अगर टोटल फोर्सेस जो है पार्टिकल के ऊपर वो जीरो है तो हमारे पास जो मोमेंटम है पार्टिकल का, लीनियर मोमेंटम, वो कंजर्व रहता है या कांस्टेंट रहता है। ठीक है, और हमें यहाँ पर पता है कि न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, ये हम कर चुके हैं। ठीक है, F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। अभी हमने क्या बोला कि इफ टोटल एक्सटर्नल फोर्सेस, जो हमारे पास टोटल फोर्सेस हैं, अगर वो जीरो है, अगर F जीरो है तो हमारे पास डी पी बाई डी टी क्या होगा? जीरो होगा। और अगर किसी चीज का टाइम डेरिवेटिव जीरो है किसी क्वांटिटी का, तो वो क्वांटिटी हमारे पास क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो हमारे पास यहाँ पर मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट और कंजर्व। ठीक है, कांस्टेंट और कंजर्व का मतलब कि एम पी जो है हमारे पास वो चेंज नहीं होगा, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, पी हमारे पास कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज मैंने बोली कि इफ टोटल फोर्स जो है एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज जीरो। टोटल फोर्स का क्या मतलब है? देखो यहाँ पर अगर तो हमारे पास पार्टिकल है, कोई पार्टिकल, फ्री पार्टिकल लिया हमने। ठीक है, फ्री पार्टिकल मतलब आपने एक पार्टिकल को आउटर स्पेस के अंदर छोड़ दिया। ठीक है, उसके अंदर आउटर स्पेस के अंदर क्या होगा? कोई ग्रेविटी नहीं होगी, कोई एक्सटर्नल पर्सन उसके ऊपर फोर्स नहीं लगा सकता। ठीक है, कोई एयर नहीं, मतलब जब हमने पार्टिकल को स्पेस के अंदर छोड़ दिया तो पार्टिकल फ्री है, उसके ऊपर कोई फोर्स लग ही नहीं रही, तो फोर्स जीरो हो गई। और दूसरा, ये तो उस केस की बात होगी कि जब पार्टिकल हमारे पास बिल्कुल फ्री है तो जो हमारे पास फोर्सेस होंगी वो क्या होंगी? जीरो होंगी। दूसरा, यहाँ पे मैंने एक वर्ड बोला कि टोटल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, कि जो पार्टिकल के ऊपर कोई टोटल जो फोर्सेस लग रही हैं अगर वो जीरो है, ये तो पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स ही नहीं है, पार्टिकल फ्री फ्रॉम द फोर्स है, तो एफ जीरो हो जाएगा। लेकिन पार्टिकल के ऊपर एक पार्टिकल है, मान लो एक मूविंग कार है, उसके ऊपर जितनी भी फोर्सेज लग रही हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है, आगे हमारे पास रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं, मतलब 4-5 तरह की फोर्सेस मूविंग कार के ऊपर लगेंगी। तो जितनी भी फोर्सेस लगे, अगर उन सभी फोर्सेस का वेक्टर सम जीरो है तो उसको हम कहते हैं कि टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज जीरो। ठीक है, तो अगर वो जीरो है तो हमारे पास मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। तो इसके स्टेटमेंट में क्या बोला था मैंने कि इफ टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज जीरो देन मोमेंटम, जो लीनियर मोमेंटम है, रिमेन्स कंजर्व। नेक्स्ट इज कंजर्वेशन थ्योरम फॉर अ एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल। इसकी स्टेटमेंट क्या है? इफ टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज जीरो, अगर टोटल टॉर्क जो है पार्टिकल के ऊपर वो जीरो है तो हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा या कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इसको समझने के लिए, इसके प्रूफ के लिए हम एक पार्टिकल कंसीडर कर रहे हैं जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसके ऊपर फोर्स लग रही है। ये हमारे पास पार्टिकल का क्या है? पोजीशन वेक्टर है। और हमारे पास ये पार्टिकल मतलब रोटेट कर रहा है इस तरह से, और जो पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम है वो हमारे पास इस तरह से होगा, उसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी, आर क्रॉस पी। उसकी डायरेक्शन अपवर्ड कैसे होगी? राइट हैंड थंब रूल से, कि अगर हम ये जो कॉल्स ऑफ फिंगर हैं अगर डायरेक्शन ले लें रोटेशन की, तो ये जो हमारे पास डायरेक्शन है ये किसको बताएगी? एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन को। तो इस तरह से पार्टिकल रोटेट करे तो डायरेक्शन अपवर्ड होगी, और अगर इस तरह से मूव कर रहा है तो पार्टिकल की डायरेक्शन, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होगी? डाउनवर्ड होगी। तो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम मेरे पास क्या है? आर क्रॉस पी। ठीक, एंगुलर मोमेंटम को L से डिनोट करते हैं, वो मेरे पास क्या है? R क्रॉस P। इसको इक्वेशन नंबर 1। दूसरा, हम इसमें क्या यूज कर रहे हैं? टॉर्क, और टॉर्क हमारे पास क्या होता है? R क्रॉस F। ठीक है, ये भी हम कर चुके हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स होता है, R हमारे पास क्या है? उसका पोजीशन वेक्टर है। अब अगर मैं यहाँ पर जो स्टेप है, हमारे पास F क्या होता है? F होता है dp बाई dt होता है।
ठीक है, ये वैल्यू अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूं तो टाउ मेरे पास क्या आ जाएगा, r क्रॉस dp बाय dt। इसको इक्वेशन नंबर 3 लिख दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 की जो राइट हैंड साइड है ना, मैं उसका डेरिवेटिव ले रही हूं विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक, अब इसका जो डेरिवेटिव है वो कैसे लेंगे हम, जैसे हम डेरिवेटिव लेते हैं u इंटू वी वाले रूल से। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, u का डेरिवेटिव v कांस्टेंट और फिर v का डेरिवेटिव u कांस्टेंट। लेकिन इसके अंदर एक चीज क्या याद रखनी है कि आपका ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है, तो जो ये ऑर्डर है वो चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर dr बाई डी टी क्रॉस पी था और r हमारे पास क्या है, पहले है ना ऑर्डर में है क्रॉस प्रोडक्ट में, तो r क्रॉस डी पी बाई डी टी आएगा। ठीक है, डी आर बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी होती है ना, यही लेके चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, v, और p क्या था, मोमेंटम, p को हम क्या लिख सकते हैं, mv लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं उससे रिप्लेस कर दूं mv प्लस r क्रॉस dp बाई dt। ये m कांस्टेंट है, हम बाहर ले सकते हैं इसको, और अंदर हमारे पास क्या बचेगा, v क्रॉस v प्लस r क्रॉस dp बाई dt। और ये आपको याद होगा कि जो सेम हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट होता है सेम वेक्टर्स का, वो क्या होता है, हमेशा 0 होता है। तो v क्रॉस v हमारे पास क्या होगा, 0। v क्रॉस v 0 है तो मेरे पास ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई, r क्रॉस, यहाँ लिख देते हैं r क्रॉस dp बाई dt। ठीक है, और ये किसके इक्वल आ रहा था, d बाई डी टी ऑफ r क्रॉस p। इसको इक्वेशन नंबर मान लीजिए 4 है। अब हमें इन इक्वेशंस का यूज करना है, ये मैं रब कर देती हूँ। देखिए इधर क्या है, d बाई डी टी r क्रॉस p, यही है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, L इज इक्वल टू r क्रॉस p, यही है ना। तो यहाँ पर मैं L लिख सकती हूँ, d बाई डी टी ऑफ r क्रॉस p किसके इक्वल है, L के इक्वल है। तो इक्वेशन 1 को यहाँ मैं यूज कर रही हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, dl बाई डी टी। मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 को यहाँ यूज कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद r क्रॉस dp बाई डी टी, ये किसके इक्वल है, टाउ के इक्वल है। ठीक है, तो इसको मैं टाउ के इक्वल लिख सकती हूँ। क्लियर। अब स्टेटमेंट क्या थी, इफ टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज 0। ये आपको पता है कि लीनियर मोमेंटम के अंदर जो रोल फोर्स का है वही रोल टॉर्क का एंगुलर मोमेंटम के अंदर है, क्योंकि पीछे हमने किया था कंजर्वेशन थ्योरम फॉर लीनियर मोमेंटम, और लीनियर मोमेंटम में क्या स्टेटमेंट दी थी कि इफ टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज 0। तो यहाँ फोर्स की जगह पर क्या आ रहा है, टॉर्क आ रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या ले रही हूँ, इफ टॉर्क इज इक्वल टू 0। अगर टॉर्क 0 है तो dl बाई डी टी क्या हो जाएगा, 0, और dl बाई डी टी 0 होने का मतलब क्या है, L कांस्टेंट और कंजर्व, और यही हमने प्रूव करना था। आई होप यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट इज कंजर्वेशन थ्योरम फॉर अ पार्टिकल। इसकी स्टेटमेंट क्या है, इट स्टेट्स दैट इफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल आर कंजर्वेटिव। ठीक है, अगर हमारे पास जो फोर्सेस हैं पार्टिकल के ऊपर जो एक्ट कर रही हैं वो कंजर्वेटिव हैं, तो जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, मतलब सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। यहाँ पर एक क्वेश्चन सबसे पहले यही आएगा आपका कि कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं। ठीक है, फोर्स को कंजर्वेटिव कब कहा जाएगा, अ फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ work done by it in taking a particle from one point to another is independent of the path followed between these two points। मतलब अगर कोई मतलब किसी पार्टिकल के ऊपर
आप क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, और वो फोर्स अगर पार्टिकल के ऊपर लगा तो वर्क डन होगा। अगर वर्क डन करते हुए जब पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेके जाया गया है, तो जो वर्क डन किया है अगर वो हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड हो जाएगा बिटवीन दीज 2 पॉइंट, तो फोर्स को हम क्या कहेंगे, कंजर्वेटिव। और ये कई बार 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है। वो फोर्सेस जहां पर वर्क डन आपका पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता उसको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस, और जहां पर डिपेंड करता है वो होती है नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो विद एग्जाम्पल पूछा जाता है। तो कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को भी हम कंजर्वेटिव फोर्सेस कहते हैं, ठीक है। और नॉन कंजर्वेटिव का है हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्सेस। अब जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्सेस कंजर्वेटिव कैसी हैं, देखो कंजर्वेटिव फोर्सेस एक तो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, मतलब जो हमारे पास बॉडी ने जो भी पार्टिकल ने जो भी वर्क डन किया है, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ होता है। दूसरा जो हमारे पास वर्क डन होगा बाय द क्लोज्ड पाथ वो 0 होना चाहिए, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे मैंने बोला कि कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं किसका, ग्रेविटेशनल फोर्सेस का, ठीक है। इसका एक बेसिक सा एग्जाम्पल है, मान लो हमारे घर में, जैसे आप लोगों को पता ही है कि सभी के घर में आजकल मोटर्स होती हैं, तो आपको क्या करना है, पानी ऊपर टंकी में चढ़ाना है। वो अपने आप जाएगा, नहीं जाएगा, वो काम कौन करेगा, मोटर करेगी, ठीक है। मोटर से पानी कहाँ जाएगा, ऊपर आपकी पानी वाली टंकी में जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हम क्या करते हैं, आपको पानी घर में यूज करना है, ठीक है, क्लीनिंग के लिए या किसी और चीज के लिए, जब आप पानी यूज करते हैं तो क्या करते हैं, तब आपको वर्क डन करना पड़ता है, नहीं, आप टैप खोलते हैं और आपके पास वो पानी आपको मिल जाता है। उसके लिए आपको कोई फोर्स नहीं लगानी पड़ी, कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा। तो जो काम मोटर ने किया वो काम वापस आपको मिल गया। तो ये क्लोज्ड पाथ का जो वर्क डन है वो 0 हो गया, तो इसको हम कहेंगे कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। इसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक का अगर एग्जांपल दे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर मान लो आपके पास 2 प्रोटॉन ही है, 2 प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन यहाँ है, एक बहुत दूर है। अगर मैं कोशिश करूं उन दोनों प्रोटॉन्स को साथ लाने की, तो उन दोनों प्रोटॉन्स को साथ लाने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में क्या है, फोर्स ऑफ रिपल्शन है। मान लो मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करके, बहुत ज़्यादा फोर्स लगा के, वर्क डन करके दोनों प्रोटॉन्स को यहाँ ले भी आती हूँ, जैसे ही मैंने प्रोटॉन्स को छोड़ दिया, इस प्रोटॉन को छोड़, वापस कहाँ चला जाएगा, वापस अपनी पोजीशन पे चला जाएगा। तो इसके लिए मुझे वर्क डन नहीं करना पड़ा। हाँ, वहां से यहाँ लाने में मुझे वर्क डन करना पड़ा, लेकिन जैसे ही मैंने छोड़ा तो दोनों फिर से, क्योंकि फोर्स ऑफ रिपल्शन है बीच में, तो दोनों ही वापस दूर चले गए, ठीक है। तो ये हमारे पास है कंजर्वेटिव फोर्सेस, जहां पर क्लोज्ड पाथ का जो हमारे पास वर्क डन है वो भी क्या होगा, 0 होगा। लेकिन नॉन कंजर्वेटिव जैसे फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं, उसमें ऐसा नहीं होता। फ्रिक्शनल फोर्सेस के अंदर मान लो मेरे पास ये मार्कर है, ठीक है, इस मार्कर को मैंने यहाँ, ये मार्कर मेरे पास यहाँ है, इसको मैंने यहाँ से उठाकर यहाँ रख दिया, ये मैंने वर्क डन किया, ठीक है। अब मैंने यहाँ रख दिया इसको, यहाँ से यहाँ वर्क डन हो गया, लेकिन जैसे ही मैंने इसको यहाँ रखा तो ये मार्कर वापस अपनी उस पोजीशन पर तो नहीं आएगा ना, वापस तो नहीं आएगा, वापस भी मुझे लाना पड़ेगा, अपने आप से नहीं आएगा। लेकिन प्रोटॉन के केस में तो ऐसा हो नहीं रहा था, वो तो अपने आप ही, मतलब मुझे कुछ फोर्स करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, कुछ वर्क डन करने की जरूरत नहीं पड़ी, अपने आप ही वो वापस चले गए। वो होती है कंजर्वेटिव फोर्सेस। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव के अंदर क्या डिफरेंस होता है, और ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब हम आते हैं अपनी थ्योरम पे, एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम फॉर अ पार्टिकल, ठीक है। तो जब फोर्सेस हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट कर रही हैं पार्टिकल पे, तो जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी, उन दोनों का सम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। तो पहले हम एक पार्टिकल कंसीडर करके चलते हैं और उसका वर्क डन, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर हमने पार्टिकल को मूव करना है, उसका वर्क डन अगर मैं लिखूं तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। मैं पार्टिकल को स्मॉल डिस्प्लेस किया है मैंने पार्टिकल को, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, ds, और फिर इंटीग्रेट अगर मैं कर दूं तो मुझे टोटल वर्क डन मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम एक यूज करेंगे सेकंड न्यूटन्स इक्वेशन, जो हमारे पास क्या थी, F = ma, ठीक। अब मैं a को क्या लिख सकती हूँ, dv/dt, और हमारे पास जो dv/dt है
या सिंपल अगर मैं v की बात करूँ तो v मेरे पास क्या होगा, यहाँ पर मैं डिस्प्लेसमेंट s से लिख रही हूँ तो यहाँ पर v मेरे पास क्या होगा, ds/dt। कर सकते हैं, ये हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। m अगर मैं क्या करूँ, ds से डिवाइड और ds से मल्टीप्लाई, तो मुझे इस इक्वेशन में कोई फ़र्क, मेरी इस इक्वेशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने ds से ही इसको डिवाइड कर दिया और ds से ही मल्टीप्लाई कर दिया, तो कुछ फ़र्क पड़ा नहीं, ठीक है। लेकिन ds/dt को मैं क्या लिख सकती हूँ, v लिख सकती हूँ। ये इक्वेशन अगर मैं इसमें यूज़ कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, mv dv/ds। क्लियर। अब ये जो वैल्यू है ये मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रही हूँ, किसकी, f की। f मेरे पास क्या है, ये है, ठीक है। तो मेरे पास वर्क डन क्या आएगा, W1 to 2 इज इक्वल टू 1 to 2 f क्या है, mv dv/ds to ds, ठीक है। डेरिवेटिव है ds से, ds सिंपल, अगर वैसे सिंपल उसमें लैंग्वेज में कहूँ तो ये कैंसिल हो जाएगा, वैसे ऐसा होता नहीं क्योंकि ये नंबर नहीं है, बट यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि कैंसिल, मतलब ds से ds कैंसिल हो जाएगा, बट ये डिफ्रेंशिएशन है ना, ये चेंज इन ds है, तो चेंज इन ds और चेंज इन ds इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। ये डिनोमिनेटर में है, ये न्यूमिनेटर में है, तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। m को मैं बाहर ले लेती हूँ, v dv, इसका इंटीग्रेशन करूँ तो क्या आएगा, v²/2, लिमिट क्या है 1 to 2, v2², 2 बाहर ले लिया, v1², वर्क डन आ रहा है ये मेरे पास, ठीक है। अगर मैं इसको W1 to 2 इज इक्वल टू m/2 v2² माइनस v1², यही लिख रहे हैं, m/2 v2² माइनस m/2 v1², ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। अगर मैं इसको T2 से रिप्रेजेंट कर दूँ, इसको T1 से, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर मैंने कुछ भी ले लो, ए ले लिया, ठीक है। अब क्या है, हमें सम ऑफ काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी करना था। फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव है। अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो हम इसको लिख सकते हैं बाय नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन, ठीक है। मतलब इस तरह से लिखा जा सकता है, हमने s की फॉर्म में लिखा था तो यहाँ पे s की फॉर्म में लिख सकते हैं, मीन्स हम f को लिख सकते हैं -dv/ds। अगर, क्योंकि फोर्स कंजर्वेटिव है, जब फोर्स कंजर्वेटिव हो तो हम फोर्स को लिख सकते हैं माइनस ऑफ नेगेटिव ऑफ स्केलर ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पोटेंशियल फंक्शन, ठीक है। ये भी पोटेंशियल फंक्शन है। अगर मैं इधर ले आऊँ f को तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, -dv, और अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दूं फ्रॉम 1 to 2 तो ये क्या आ रहा है, f.ds। वर्क डन था ना, ये वर्क डन आ गया 1 to 2, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, -v 1 to 2, लिमिट पुट करोगे, पहले क्या आएगा, पहले क्या आएगा v2, फिर क्या आएगा v1, नेगेटिव साइन है ये बाहर, तो इसको ये लिख सकते हैं v1 - v2 लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, इक्वेशन नंबर बी डाल दिया। ये भी वर्क डन है, ये भी वर्क डन है, ठीक है। दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। जब आप दोनों को कंपेयर करोगे, ऑन कंपेयरिंग T2 - T1 इज इक्वल टू V1 - V2, तो T2 प्लस V2 और T1 प्लस V1 इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या है, T प्लस V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और यही हमने प्रूफ करना था, ठीक है। This is all about the conservation theorems for a particle. In our next lecture, we will discuss about the conservation theorem for a system of particles. Thank you.